रात का समय होता है। बाहर हर तरफ बर्फीली हवा चल रही थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड और कड़ाके की बढ़ रही थी। ऐसे में कच्चे मकान के अंदर गरीब कुसुम और हरिहर का बड़ा परिवार एक रजाई में गुजारा कर रहा था। हे भगवान, आज तो दबाकर सर्दी हो रही है। हो, अरे रजाई में भी सारा शरीर से हार रहा है। ठंड से कांपते हुए हरिहर उठकर देखता है कि उसके ऊपर से रजाई हट चुकी है। अरे गजब हाल है। कसम से पता नहीं ये लोग किस तरह से रजाई ओढ़ते हैं। हर बार मुझे उखाड़ देते हैं। दिन भर कोली के बैल की तरह भयानक सर्दी में खट कर आओ और रात में ढंग से सोने को पूरा बिछोना ओढ़ना भी नहीं मिलता। थरथराते हुए हरिहर अपनी रजाई अपनी तरफ खींच कर सो जाता है, जिससे अब टूटी खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा कुसुम को लगती है, जिससे वो गुदगुदाने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ाऊ का धंधा पानी कितना ज्यादा खराब हो गया। जब देखो रात भर रजाई दबाकर सो जाता है। हाँ हाँ, खींच लो खींच लो, सारी रजाई मेरे ओढ़ने को छोड़ना मत, जरा भी। अरे भाग्यवान है तो तुम्हारी तरफ भी रजाई। अरे मैंने सारी थोड़ी ली है। हाँ हाँ, जैसे कि रजाई तो तुमने 100 फीट जितनी लंबी चौड़ी भरवा रखी है, तो सब एक रजाई में एक साथ इकट्ठा सब लोग आराम से आ जाएंगे। अरे 5-6 फीट की रजाई है तो सबको ओढ़ने में तो छोटी पड़ेगी ही। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सो लेने दो। जब देखो खाली कलेश करती रहती हो। अरे और लो, रजाई भी तुम भी रख लो, मुझको नहीं ओढ़ना, इसी तरह सो जाऊंगा। हरिहर हाथ पैर से घूरकर बिना रजाई के सो जाता है। तभी झगड़े की आवाज से घर के बाकी सदस्य भी बिस्तर में उठकर बैठ जाते हैं। कुसुम भाभी, भाई साहब, क्या हो गया? आप दोनों झगड़े क्यों कर रहे हैं? शोभा, मुझे झगड़े करने का शौक थोड़ी चढ़ा है। एक तो वैसे ही मेरी नींद कितनी कच्ची है, जरा सी ठंड से नींद टूट जाती है, ऊपर से मुझे रजाई नहीं मिलती। दादी दादाजी, आप दोनों ने आज फिर से रजाई को लेकर लड़ाई कर ली। सो जाइए, हमको कल सुबह स्कूल भी जाना है। दरअसल कुसुम देवी का बड़ा परिवार, जिसमें 3 बेटे बहू और उनके बच्चे शोभा, कुसुम, हरिहर और सुरेंद्र को मिलाकर कुल 13 लोग थे। ऐसे में जब रजाई एक और ओढ़ने वाले अनेक हों तो दिक्कत होगी। मजबूरी में सभी एक ही रजाई में गुजारा करने को मजबूर थे। ओ ले 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 ले, मेरा मुन्ना चुप हो जा। नीलम, शायद से मुन्ना ठंड से रो रहा है, उसे चादर में अच्छे से ढक लो, अभी भगवान का बच्चा है वरना सर्दी लग जाएगी। शोभा खिड़की से बाहर के मौसम का हाल देखती है, जहाँ घोर ओस पड़ रही थी। ओ हो, आज तो बड़ी ठंड है। ऐसे मौसम में बच्चों को सहेज कर रखना सबसे मुश्किल भरा है। अब की बार दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़े, उससे पहले घर के लिए एक और रजाई खरीद कर ले आओ। किसी भी तरह से इतने बड़े परिवार का एक रजाई में सोना नहीं होगा। माँ, इस वक्त सर्दी के मौसम के चलते काम बहुत ही मंदा चल रहा है। हम तीनों भाई घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से फैक्ट्री में ज्यादा काम भी नहीं निकल रहा है, इसलिए सेठ ने हमारी तनख्वाह भी रोक रखी है। थोड़े दिन और रुक जाओ, जैसे ही हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा आएंगे तो रजाई खरीद कर ले आएंगे। फिलहाल के लिए अब रजाई पर चर्चा खत्म करके आप लोग सब सो जाइए। इस तरह रात काली करने का कोई फायदा नहीं है, सुबह काम पर भी जाना है। मनोहर भैया, इस एक रजाई में सब लोग नहीं आ पा रहे हैं। कावेरी भाभी, मुझे एक चादर बिछाने के लिए दे दो, मैं साइड में बिस्तर लगाकर सो जाऊंगी, इससे बाकी लोगों को रजाई मिल जाएगी। नपुर, तुम नीचे मत सो, क्योंकि तुम्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तुम्हारी जगह मैं और सरिता जेठानी जी बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। मगर कावेरी बहू, घर में ओढ़ना तो एक ही है, बिना ओढ़ने के कैसे सो पाओगी? ठंड लग गई तो लेने देने पड़ेंगे। मान जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई न कोई जुगाड़ कर लेंगे। कावेरी बिस्तर देखती है, जहाँ कोने में एक फटी सी चटाई सही रखी हुई थी, जिसे उठाकर वह जमीन पर बिछा देती है। कावेरी, इस पतली सी चटाई से काम नहीं चलेगा, हमें बिछाने के लिए कुछ और बिस्तर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। इस सिंगल चटाई पर सोकर हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। हो जेठानी जी, घर में जितने भी एक्स्ट्रा बिस्तर थे, मैंने सारे बिस्तर हमारे परिवार वालों को सोने में लगा दिए हैं। अब एक सिंगल चादर भी नहीं है,
एक तो वैसे ही ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है और अब तो बिस्तर पर बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तभी सरिता घर के कोने में रखी जूते की बोरी देखती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। ये जूते के बोरे किस दिन काम आएंगे। इसे चटाई के ऊपर और नीचे वाली सतह पर बिछाकर थोड़ा मोटा बिस्तर कर लेते हैं। यह जूते की बोरी काफी ज्यादा गर्म होती है, तो इसका बिस्तर लगाकर सोने में सर्दी भी नहीं लगेगी। अच्छा, ठीक है जेठानी जी। जैसे गरीबों के नसीब में यह गुद्दी वाली रजाई में ठंड काटना लिखा है। गरम गरम मुलायम रजाई में सोना तो बस अमीरों के भाग्य में होता है। ऐसा कहते हुए कुसुम की बातों में गरीबी, दुहक और टूटा मन दिखता था। सही कहा भाभी, हम दोनों ने भी सारी जिंदगी दुहक और गरीबी ही काटी है और बेचारी हमारी बहुएं और पोती भी गरीबी देख रहे हैं। सरिता बहू रजाई ले जाकर थोड़ा धूप में डाल देती है। सरिता रजाई उठाकर आंगन में लाकर सूखने डाल देती है। तभी रजाई जगह जगह से फटी होने के कारण काफी सारी रुई आंगन में फैल जाती है। बगल में ही नीलम अपने बच्चे को धूप में लिटाकर तेल लगा रही होती है। जेठानी जी, फिर से रजाई कहीं से फट गई है। कावेरी रजाई के फटे हिस्से को देखकर गरीबी से कूद करने लगती है। इस बार तो रजाई जरूरत से ज्यादा ही फट गई है। अरे, अब तो इस चादर जितनी पतली रजाई को चलाना पड़ेगा। तभी सामने के घर में रहने वाली अमीर परिधि अपनी बालकनी में आकर रजाई फैलाने लगती है। रजाई देखने में बहुत ही मखमली, महंगी और नई लग रही थी। लगता है हमारी पौसन ने नई रजाई भरवाई है। डिजाइन भी देखने में कितना सुंदर लग रहा है और रजाई का अर्ज भी कितना लंबा चौड़ा है। कम से कम 10-15 फीट की है और हमारी रजाई है जो पूरी तरह से घिस गई है। इसमें तो ठंड भी नहीं रुकती। दोनों अब पड़ोसन की रजाई देखकर बातें कर रही होती हैं कि तभी परी बड़बड़ाने लगती है, तुम दोनों का सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो आंखें जमाकर नॉनस्टॉप मेरी नई रजाई को घूरे जा रही हो। परी बहन, हम तो केवल ऐसे ही बस देख रहे थे। आपकी रजाई का रंग काफी फैंसी और रजाई की लंबाई भी काफी ज्यादा है। हमने खास तौर पर ऑर्डर देकर 15 फीट की लंबाई की रजाई बनवाई है। काफी नरम और मुलायम है। यह रजाई पूरी तरह से कॉटन की है। तभी झिझकते हुए सरिता परिधि से पूछती है, वैसे परिधि बहन, यह रजाई बनवाने में कितना खर्चा लगा था? अगर खर्चा थोड़ा कम होगा तो हम भी इस आधी की रजाई बनवा लेंगे। हमने वैसे तो यह रजाई बनवाने में 25 से 300 का खर्चा बैठा था, क्योंकि तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए तुम अपनी फटी ची रजाई को कंटिन्यू चलाओ, जैसे कि हर साल घिस पिट कर चलाते हो। अरे, आजकल तो इंसान दीवारों का पेंट भी इतना नहीं चलाता जितना कि तुम लोगों ने एक ही रजाई में इतनी सर्दी निकाल दी। अपनी महंगी रजाई पर घमंड खाते हुए परिधि, कावेरी, सरिता नीलम को नीचा दिखाकर अंदर चली जाती है। तभी कुसुम और शोभा आंगन में आती हैं। बाबू, तुम लोग किस लिए इससे बातचीत रखते हो? थोड़ी अमीर क्या है, खुद पर ऐसे घमंड दिखाती हो जैसे कहीं की करोड़पति हो। पर मान जी, पड़ोसन ने बात तो सच ही बोली थी। अब इस रजाई की ऐसी हालत कूड़ेदान में फेंकने वाली हो गई है, फिर भी उड़ रहे हैं। अब तो इस रजाई को बाहर सुखाने में भी शर्म सी लगती है। देखिए बाकी सबकी बालकनी में कितनी चमचमाती रजाई सूख रही है। नीलम बहू, दूसरों की देखा देखी करने से कोई फायदा नहीं। हमारे नसीब में जितनी गरीबी लिखी है उसे काटना तो पड़ेगा। भगवान की दया से सर्दी के मौसम में हमारे घर का दाना पानी चल रहा है, सर पर छत है। जरा उनके बारे में सोच कर देखो, जो बेघर होकर फुटपाथ पर इतनी ठंड भरी मौसम में खुले में रहते हैं। इस दुनिया में किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं है। अगर कोई हमसे ज्यादा अमीर है तो कोई हमसे ज्यादा गरीब भी है, और हमेशा जिंदगी जीने के लिए अपने से गरीब को देखकर चलना चाहिए। शोभा की बातों में समाज के दबे कुचले गरीब वर्ग का 2 टाइम की रोटी कपड़ा जोड़ने का संघर्ष साफ दिख रहा था। कुछ दिन इसको सैली का फाते का तरह बीत जाते हैं और ठंड चरम सीमा तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिन भर कोहरा छाया रहता है। सारी बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। अरे, आज तो हद से ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। चौखट पर आते ही कंपकंपी चढ़ रही है। इतना खराब सर्दी का मौसम होगा तो काम पर कैसे जाएंगे? विकास भाई, अगर ठंड देखकर घर में बैठ जाएं, अजी भूलिएगा मत,
लेते आइएगा ताकि हम गर्म बिस्तर बना सकें, क्योंकि सर्दी अभी और बढ़ेगी। तीनों ठंड में ठिठुरते हुए काम पर निकल जाते हैं। पूरा रोड ओस पड़ने से भी भीगा हुआ था। अरे बाप रे बाप भैया, इस बार की ठंड ने तो कमर तोड़ कर रख दी है। ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी बर्फीली हवा बह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी ही गल जाएंगी। सच में आज तो सर्दी से शरीर से हर राय है। ऐसे मौसम में तो रईस लोग घर में रजाइयों में बैठकर रोटी खाते हैं, पर हम जैसे रोज के कमाने खाने वाले का क्या आधार है? हमको तो कमाने निकलना ही पड़ता है। कुछ ही देर में तीनों कांपते कांपते ओस में भीगी अवस्था में फैक्ट्री में आते हैं, जहां बाकी मजदूर समय से पहले आकर काम कर रहे थे और फैक्ट्री के सेठ मोटाराम हीटर की गर्म हवा में गरम गरम गाजर का हलवा खा रहे थे। अरे वाह 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 वाह, बढ़िया लजीज गाजर का हलवा बनाया है। ठंड के मौसम में इतना गरम गरम गाजर का हलवा तो पेट भरकर खाने वाला नाश्ता है। राम राम मोटाराम सेठ, आइए आइए सेठ जी, आ गए आप। तीनों नाश्ता पानी लेके। या मंगवाऊं? सेठ माफ करना, आज आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध छाया हुआ था, इसलिए देर हो गई। अरे तुम तीनों ने रोज रोज लेट आने का धंधा पानी लगा दिया है। तुम्हारी देखा देखी कल को बाकली मजदूर भी लेट आ जाएंगे तो हो गया फैक्ट्री का बेड़ा गर्क। सेठ, तुम जब देखो गाली ग्लौज पर क्यों दारू हो जाते हो? माना हम लेट आते हैं, लेकिन काम तो पूरा करके जाते हैं ना। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो लेट आता है, ऊपर से अकड़ के दिखाता है। अरे मनोहर, समझा ले अपने भाई को। सेठ आप गुस्सा मत करो, आइंदा से हम लेट नहीं आएंगे, टाइम पर आएंगे। कुछ ही देर में तीनों कपड़ों का माल तैयार करते हैं। देखते ही देखते छुट्टी का टाइम हो जाता है। सेठ, हमारे हिस्से का काम पूरा हमने कर लिया है, अब हम घर जा सकते हैं क्या? अरे काम तुम तीनों पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हो, तुम्हारी इसी चीज से मैं खुश रहता हूँ। बस देर से मत आया करो, मुझे भी तुम्हें बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। हम समझ रहे हैं सेठ जी, वैसे भी जो फैक्ट्री से वेस्ट कपड़े की कतर निकली है उसे हम घर ले जाएं? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे किसी काम आ जाएगी तो ले जाओ, वरना मैं तो आज इसे कूड़े में ही फेंक देता। तीनों सारे कपड़ों के नरम कतरन को बड़ी सी बोरी में डालकर अपने साथ घर ले आते हैं, जहाँ बच्चे रजाई ओढ़ने को लेकर छीनाझपटी कर रहे थे। ओए सोनू के बच्चे, पूरी रजाई खुद दबाकर बैठे हुए, चलो मुझे भी रजाई दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैंने पहले ओढ़ी थी रजाई, जैसे रजाई तूने खरीद रखी हो। चुपचाप रजाई मुझे भी दे दे, वरना चाट लगा दूंगी। तभी छीनझपट में रजाई बीच से फट जाती है। हे भगवान, कितने शैतान बच्चे हैं, ले बैठे हैं रजाई को। मन तो कर रहा है तीनों का गाल लाल कर दूं। कुसुम को गुस्से में देखकर तीनों बच्चे डर के मारे रजाई छोड़ देते हैं। दादी, सोनू के बच्चे ने रजाई को फोड़ा, तब से छीन रहा था। कितने झूठे दम खुशबू दी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? थोड़ी दूर ही जाना है, चल लेते हैं। भैया कम से कम स्वेटर तो पहन कर जाइए। तुम तीनों, स्वेटर भी तो पहनने लायक नहीं बचा, इतने सारे छेद हो गए हैं कि ठंडी हवा लगती है। बेटा मैं तो कहती हूँ थोड़ा कोहरा कट जाने दो, तब आराम से जाओ, अगर ठंड लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। बेटे, तेरी माँ सही कह रही है, थोड़ी देर रजाई में आकर बैठ जाओ, तब तक के लिए मौसम खुल जाएगा। तब तक बहू रोटी पानी बना लेगी, तो गर्मा गर्म खाकर चले जाओ। हरिहर के बोलने पर तीनों रजाई में बैठ जाते हैं, मगर रजाई ओढ़कर चादर जितनी पतली हो चुकी थी, यह रजाई भी बस नाम की रह गई है। ठंड तो इसमें भागती ही नहीं है, मगर बेटा इस ठंड में थोड़ा तो सोने का सहारा देता ही है। सर्दी की वजह से मुझे भी खेत की कटाई का काम नहीं मिल रहा, वरना थोड़े पैसे बन जाते तो एक कंबल खरीद कर ले आता। रजाई भरवाना तो बस में नहीं, रई का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम जैसे 2 वक्त की रोटी कमाने खाने वाले के लिए रजाई खरीदना ख्वाब ही बन गई है। जब 9 मन तेल ही नहीं होगा तो राधा कहाँ से नाचेगी? तुम भी तो एक ही काम पर अटक कर रह गए हो, जैसे कि दुनिया में खेत की कटाई के अलावा और कोई दूसरा कामकाज नहीं है। कुंती, तुम जब देखो मुझे ही राशन पानी लेकर क्यों शुरू हो जाती हो, जबकि तुमको पता है कि मेरा पथरी का ऑपरेशन हो रखा है, ज्यादा भार उठाना मना है।
वरना सुरेंद्र के साथ बेलदारी के काम पर जाता तो कहीं से भी 1200 लेकर आता। खाली सोचने से नहीं होता, करने से होता है। इतने मर्द होने के बावजूद एक नई रजाई खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तभी तीनों एक बार फिर से रजाई के लिए कुंती हरिहर में झगड़ा हो जाता है, जिसे सुनकर चूल्हा लगाकर साइड में खाना बना रही बहू आपस में बातचीत करने लगती हैं। सच में 2-4 दिनों से मौसम कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। किसी तरह हल्की फुल्की सर्दी में तो इस पतली रजाई में उड़कर काम चल जाता था, लेकिन कल से कितनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रात तो मेरी ठंड में कांपते कांपते ही निकल गई। मुझे तो रजाई जरा सी भी नहीं मिली थी। देवरानी जी, हम लोग इस रजाई को कितने सालों से ओढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए रजाई पुरानी होकर सिकुड़कर सिंगल चादर जितनी छोटी हो गई है। ऊपर से बेचारे हमारे पति की भी इतनी आमदनी नहीं है कि वो घर का खर्चा के बाद रजाई ले आएं। हम तीनों को ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे, खाना पानी बन गया हो तो जल्दी से दे दो, हमें फैक्ट्री जाने को देर हो रही है। जी जी, बस अभी लाई। नीलम फटाफट से गर्मा गरम चूल्हे की रोटी तरकारी परोस देती है। वैसे ठंड के मौसम में तो गर्मा गरम खाना ही सही होता है, वरना थोड़ी देर के लिए बनाकर रख दो तो बर्फ जितना ठंडा हो जाता है कि गले से निगला भी नहीं जाता। ओढ़ने के लिए नरम गरम रजाई न सही, गरम गरम रोटी तो खाने को नसीब ही हो गई। इसी से थोड़ी बहुत शरीर में गर्माहट आ गई। काम पर जाया जा सकता है। तीनों खाना खाकर जैसे ही काम पर जाने लगते हैं तो सरिता मनोहर को बोलती है, अजी, आपने कहा था फैक्ट्री से कपड़े की कतरन लेकर नहीं आए। अरे, काम के चक्कर में रोज लाना भूल ही जाता हूँ। आज आते टाइम याद से ले आऊंगा। तुम भी रजाई खींच रही थी। चुप कर एकदम, मैं देख रही हूँ। आजकल तेरी बदमाशी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक रजाई थी, उसको भी फाड़ दिया। दादी, कान पकड़कर सॉरी, लेकिन मैं जानबूझकर रजाई नहीं फाड़ी। माँ, इसमें सोनू की गलती नहीं है। यह रजाई बिल्कुल अंदर से सड़ गई है, इसलिए बच्चों को जरा सी खींचने पर भी फट गई। माँ जी, आप परेशान मत होइए। आज ये लोग कपड़ों की कतरन लेकर आए हैं ना, आज की रात कैसे भी काट लेंगे। कल किसी तरह हम नई रजाई बिठा देंगे। उस दिन मजबूरी में पूरा गरीब ससुराल सर्दी में बोरी ओढ़कर सोता है, जिससे सुबह तक सबके शरीर में खुजली होने लगती है। मम्मी, शरीर में बहुत तेज खुजली हो रही है। खुजली की वजह से बच्चों के शरीर से खून निकलता देख कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है रात को बोरी ओढ़कर सोने से ही बच्चों को खुजली लग गई है। बच्चों की स्किन नाजुक होती है। जल्दी से खाना पानी बनाकर हम रजाई बनाना शुरू कर देंगे। धूप भी हल्की खिल रही है तो आंगन में रजाई बिठाएंगे। घर के अंदर तो जगह कम है तो रजाई ज्यादा फिट की नहीं बन पाएगी। कुछ ही देर में खाना पानी बनाने के बाद तीनों फटी रजाई को बाहर लाती हैं और उसके अंदर से रुई को निकालकर उसे थापी से धुनने लगती हैं। यह देखकर पौसिन गायत्री शारदा आती है। अरे अरे, तुम तीनों पुरानी रुई को क्यों धुन रही हो? रजाई बनाने का काम शुरू कर दिया है क्या घर बैठे बैठे? नहीं नहीं आंटी, वो हमारी रजाई फट गई है तो बस उसी की रुई से दोबारा से दूसरी रजाई तैयार कर रहे हैं। मगर ये रुई तो एकदम खराब और चिपक गई है तो इसकी रजाई बढ़िया थोड़ी बैठेगी। आंटी जी, पुरानी रुई को भी धुनकर उससे हल्की फाहे का बनाया जा सकता है। अच्छा जी, यह बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वैसे मैंने कुछ चादरें और कपड़े निकाल कर रखे हैं, तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना। आंटी जी, अगर चादर आप हमें अभी दे देती तो हम सोच रहे थे थोड़ी ज्यादा फिट की लंबी रजाई बना लेते। हाँ हाँ सरिता बहू, क्यों नहीं, चलो अभी चल कर ले आओ। सरिता शारदा के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वह अपने मैट साइज गद्दे के डबल बेड से ज्यादा लंबी चौड़ी साइज की सारी चादर कपड़े भी देती है, जिसे लेकर सरिता घर आती है। पड़ोसीन गायत्री भी कहती है, वैसे मैंने भी कुछ पुरानी रजाई ऐसे ही तय करके रखी है जो मैं ओढ़ने में इस्तेमाल नहीं करती, तो अगर चाहिए हो तो ले आना। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, अब दे दीजिए, उसकी रुई से हमारा काम बन जाएगा। वैसे तो कुंती का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन पड़ोसियों के साथ उनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था, इसीलिए पड़ोसी जहाँ तक हो सके उनकी मदद किया करते थे। अब तीनों बहुएं चादर को जोड़ जोड़ कर उसे सीना शुरू करती हैं।
शाम गुजरते गुजरते वो 40-50 फीट जितना लंबा चौड़ा कपड़ा तैयार कर लेती हैं। आज तो पूरा दिन ठंड में सुई चला चला कर मेरे तो हाथ जिन जीना से गए हैं। हम मगर खुशी इस बात की है कि हमने एक ही दिन में अपनी एक 100 फीट लंबी रजाई का काफी काम निकाल लिया। वैसे अब ओस पड़ना शुरू हो गई। चलो सारा सामान उठाकर अंदर चलते हैं। ओह, शाम की धूप जाते ही ठंडी ठंडी हवा सनसनाते देखकर तीनों गरीब बहुएं अपनी रजाई का काम वहीं खत्म करके अब घर के अंदर आती हैं और पूरा परिवार रात में खाना खाता है। अरे खाना खाते ही मेरा तो तन बदन बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो गया है। बहुत जल्दी से बिस्तर कर दो। और रजाई कहाँ है? दिख नहीं रही। अरे अभी रजाई बनकर तैयार नहीं हुई, बस तीनों ने खोल सिला है। 2-4 दिन लगेंगे। अरे इतनी भी क्या, एक 100 फीट लंबी रजाई बना रही हो तुम लोग, जो बन ही नहीं रही। आज फिर से ठंड में सिकुड़ कर सोना पड़ेगा। कुछ ही देर में बहुएं बिस्तर कर देती हैं और पूरा परिवार उसे 50 फीट लंबी चादर को ही लपेट कर सो जाता है, जिसे आज पूरा परिवार आराम से उस चादर में सो जाता है। किसी का भी शरीर खुलता नहीं है। अगले दिन सर्दी के कारण धूप नहीं निकलती, तो तीनों बहुएं अब आंगन में कहर बरसाती ठंड में ही रजाई का बाकी का काम बढ़ाती हैं। शुक्र है हमारा एक 100 फीट लंबा चौड़ा कवर तो तैयार हो गया। बस इसके अंदर रुई भरनी है। हमारे पास ज्यादा रुई नहीं है, रुई कम रहेगी। फिलहाल के लिए जितनी रुई है उसे भर कर देखते हैं। तीनों ठिठुरते हुए रजाई के खोल के अंदर रुई डालना शुरू करते हैं, मगर वो आधी रह जाती है। इतनी सी रुई तो हमारी आधी रजाई भी नहीं भर पाई। रजाई अगर पतली बनेगी तो ज्यादा गर्माहट नहीं करेगी। हमें भारी रजाई बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी तीनों एक दरी वाले को जाते देखते हैं, जिसके पास काफी सारे ऊनी कपड़े होते हैं। दरी बनवा लो। दरी, कपड़े और चादर की दरी बनवा लो। इस दरी वाले के पास कितने ऊनी कपड़े हैं, इससे हमारा काम बन सकता है। अरे ओ दरी वाले भैया, रुकना जरा। हाँ बहन जी, बोलो, दरी बनवानी है? ओ भैया, हमें दरी नहीं बनवानी बल्कि ऊनी कपड़े चाहिए। कैसे रुपये किलो बेचोगे? अरे बहन जी, आपको चाहिए तो फ्री में रख लो। तो ऐसे ऊनी कपड़ों का तो मेरे पास भंडार है। अब तीनों ऊनी कपड़े ले लेती हैं और अब उसे ऊन वाले स्वेटर, शॉल के ऊन उधेड़ कर रजाई में डालती हैं, जिससे रजाई कुछ स्टार तक और भरती है। ओह, अभी हमें कुछ और मुलायम कपड़े कतरन चाहिए होंगे, तभी हमारी एक 100 फीट लंबी रजाई मोटी नरम नरम बनेगी। मुझे याद आया, जब हम जंगल में लकड़ी बीनने जाते थे तो वहाँ पर कपास की तरह का ही एक वन पौधा होता था, उससे काम बन जाएगा। सरिता के जुगाड़ पर दोनों भी सहमत होती हैं। अगला दिन ठंड में अब तीनों जंगल आती हैं, जहाँ आधे से ज्यादा जंगल का भाग उसका पास जैसे दिखने वाले वनवारी से भरा हुआ था, जिसे तोड़कर वो घर लाती हैं। जिसके बाद वो अब रजाई को पूरी तरह से भरकर उसी पर मोटे मोटे धागे चलाकर बहुत ही बढ़िया सुंदर एक 100 फीट लंबी रजाई तैयार करती हैं, जिससे पूरा परिवार रात में गर्माई में सोता है। आहा हा हा, आज यह एक 100 फीट की लंबी रजाई तो खुलने से ही पूरे घर में गर्माहट सी भर गई। आज नींद बढ़िया बढ़िया पड़ेगी। अब तो मैं भी आराम से काफी रजाई अपने नीचे दबाकर सोती हूँ। आखिर यह रजाई एक 100 फीट की लंबी जो है, आखिर में पूरा ससुराल एक 100 फीट लंबी रजाई में ही बैठकर गर्मा गर्म खाना खाता है और गर्माहट में चैन सुकून से सोता है। अगला दिन भी सर्दी काफी तेज थी, लेकिन घर का पूरा परिवार अब एक 100 फीट लंबी रजाई में ही गर्मा गर्म सो रहा था। रजाई के अंदर सबके शरीर बिल्कुल चिपककर एक दूसरे से लपेट कर सो रहे थे। इस वजह से सर्दी का असर बहुत कम पड़ रहा था। बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ लपेट कर सो रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और सुकून दोनों साफ दिख रहा था। सरिता, कुंती और नीलम तीनों बहुएं भी खुद को बिल्कुल ठंडा नहीं महसूस कर रही थीं। पूरे दिन की थकावट अब रजाई की गर्माहट में चला गया। रात के खाना, पानी और रजाई के जुगाड़ के बाद घर का पूरा परिवार चैन से सो रहा था। अगली सुबह जब धूप हल्की सी निकली तो तीनों बहुएं फटी रजाई और ऊनी कपड़े से तैयार हुई लंबी रजाई को धूप में फैलाकर सुखा रही थीं। सबने मिलकर फैसला किया कि अब से हर सर्दी के मौसम में पुरानी रजाई और चादर का जुगाड़ करके नई रजाई बना लेंगे, ताकि किसी को भी ठंड से परेशानी न हो। घर के सभी लोग अब खुश थे,
पड़ोसी भी उनकी मदद करते रहे और हर साल रजाई और चादर के लिए कपड़े दान करते रहे। इस तरह गरीब परिवार की जिंदगी में थोड़ी सुकून और गर्माहट आ गई और आज भी वो एक 100 फीट लंबी रजाई पूरे परिवार के लिए एक याद बन गई है, जो उन्हें याद दिलाती है कि मिलकर जुगाड़ और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं।